नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन। पुष्परंजन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो पुष्परंजन जी, सोमवार की जो रात, जो बीता हुआ सोमवार है, उसकी रात को पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई, उसमें पहले एक कर्नल सहित भारत के 3 जवानों के शहीद होने की खबर थी। लेकिन कल देर शाम भारत ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ इस झड़प में चीन के भी कई सैनिक मारे गए हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी है ये बताने से चीन कतरा रहा है। अलबत्ता चीन इस घटना की सारी जिम्मेदारी भारत पर डाल रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियांग का कहना है कि इसमें सही और गलत बिल्कुल साफ है। ये घटना एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चीन के तरफ वाले क्षेत्र में हुई है और इसके लिए चीन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। गलवान घाटी की संप्रभुता हमेशा से चीन के पास रही है। भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर प्रोटोकॉल और हमारे कमांडर स्तर की बातचीत में हुई सहमति का गंभीर उल्लंघन किया है। चीनी प्रवक्ता ने साथ ही यह भी कहा कि चीन अब और संघर्ष नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैनिक स्तरों पर बातचीत चल रही है। तो सबसे पहले यह जानना चाहूंगा पुष्परंजन जी कि गलवान घाटी को लेकर के चीन जो दावा कर रहा है, जो वहां की संप्रभुता की बात कर रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या गलवान घाटी चीन का हिस्सा है? राजीव जी, देखिए, उसके पूरे ज्योग्राफिकल सिचुएशन को समझने की आवश्यकता है कि चीन के लिए ये कितना सेंसिटिव मामला है। 1950 में पीआरसी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मेरा सरोकार है, ने 1200 किलोमीटर रोड पश्चिमी तिब्बत से शिनचियांग तक बनाने की चेष्टा की थी। उसे बनाने में 1957 में हालांकि सड़क का कुछ हिस्सा बना, लेकिन 2013 तक 50 साल लगे थे पूरी सड़क को मेटालिक करने में। और वो शिनचियांग को जोड़ता है, पश्चिमी तिब्बत से शिनचियांग को। ज्योग्राफिकली अगर वो सड़क कहीं से कट जाए तो शिनचियांग चीन से बिल्कुल अलग हट जाता है। शिनचियांग कहीं से भी चीन का वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा नहीं बनकर रह जाता है। शिनचियांग कितना सेंसिटिव है वो भी चीन समझ रहा है, क्योंकि उसकी पूरी जो नीति है वहां जाके टिक जाती है। पश्चिम देश भी बार बार शिनचियांग में हो रहे अत्याचार को रेखांकित करते हैं, उस पर बात करते हैं। दूसरा है कि अभी जो विवाद चल रहा है, छांग चेनमो विवाद, ये फिंगर 1 से 8 वहां जो सीमांकन किया गया है, वो पेंगोंग झील जो है उसके नॉर्थ का हिस्सा है, उत्तरी पेंगोंग झील का हिस्सा है। वहां पर जो सीमांकन किया गया भारत और चीन के बीच में, वो पेंगोंग झील जो है 135 किलोमीटर लंबी झील है, और उसमें जो भारत का हिस्सा है वो लगभग 45 किलोमीटर है लंबा, और चीन का 90 किलोमीटर, जो चीनी हिस्सा 90 किलोमीटर है। जो विवाद का पॉइंट है वो छांग चेनमो, उसको कहते हैं, चाइनीज साइड से उसको कहते हैं छांग चेनमो। वहां पर चीन चाहता है कि फिंगर 2 तक, जो सीमांकन फिंगर 1 से 8 तक है, फिंगर 2 तक चीन की दावेदारी है, जबकि भारत का जो कब्जा है या भारत की जो दावेदारी है वो फिंगर 4 तक है। फिंगर 4 वाले इलाके में आज से 4-5 साल पहले चीन ने सड़क बनाने की चेष्टा की थी, फिर भारत ने विरोध किया, झड़प भी हुई थी। बाद में चीन वहां से पीछे हट गया, वो सड़क फिर भारत ने दोबारा बनाने की चेष्टा की, मेटालिक रोड। अभी जो सड़क बनी है वो फिंगर 2 पे, उसका ब्यौरा जो है अभी दोनों देशों के विदेश मंत्री वांग यी, चीनी विदेश मंत्री, और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की। उसका ब्यौरा अभी अभी ग्लोबल टाइम्स में आया है जी। उस बयान में चीनी विदेश मंत्री ने बाकायदा भारत को ही दोषी ठहराने की चेष्टा की है, जो ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि उन्होंने कहा कि आप इसकी जांच कीजिए कि भारतीय किसके उकसावे पर यह सारा कांड हुआ है जी। आप इसकी बाकायदा जांच करें और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करें। यानी चीन का कोई भी दोष नहीं इसमें, आप इस दोषी को कार्रवाई करें। और ये सीधा सीधा टोपी पहनाने वाली बात है। भारतीय विदेश मंत्री ने क्या बयान दिया है जवाब में, उसकी कोई चर्चा ग्लोबल टाइम्स ने नहीं की है। यानी एक तरह से साइकोलॉजिकल वार शुरू है दोनों तरफ के मीडिया के हिसाब से। एक झांग शुइली करके हैं जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी उसी तेवर में बातचीत की है जी।
लेकिन ग्लोबल टाइम्स में पुष्परंजन जी कुछ बयान और भी हैं जो मैं आप मतलब अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज ही जो संपादकीय है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि ग्लोबल टाइम्स ने दो बड़ी गलतफहमी, मतलब उसने कहा है कि भारतीय जो हैं, इंडियंस जो हैं, वो दो बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। पहली गलतफहमी ये है कि अमेरिका की तरफ से डाले जा रहे रणनीतिक दबाव के कारण चीन भारत के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहेगा और इसीलिए भारतीयों के उकसाने के बावजूद पलटवार मतलब चीन नहीं करेगा। और दूसरी गलतफहमी ये कह रहा है ग्लोबल टाइम्स की, भारत को एक गलतफहमी और भी है कि भारत के पास चीन से अधिक मजबूत सेना है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत को आगाह भी किया है कि अमेरिका के दबाव में आकर चीन से संबंध खराब करने का क्या नुकसान हो सकता है, ये भारत को सोचना चाहिए। भारत और चीन दो बड़े देश हैं, परमाणु संपन्न देश हैं, पड़ोसी हैं और इस नाते दोनों देशों के बीच शांति होना ही दोनों के हित में है। तो पुष्परंजन जी, चीन की मानसिकता ग्लोबल टाइम्स में लिखी हुई बातों से जाहिर हो रही है और जो बातें आप बता रहे थे उन सारी चीज़ों से जाहिर हो रही हैं। वो शांति की बात तो कर रहा है लेकिन धमकी के साथ कर रहा है। ऐसे में ये उम्मीद करना कि चीन हमारी बात सुनेगा, ये कहा मतलब ये तो हम मानेंगे कि ये व्यर्थ ही है, क्योंकि चीन हमारी बात तो सुनेगा नहीं। और चीन ने यह दर्शा भी दिया है कि उसका रवैया आने वाले समय में बदलने वाला नहीं है। डोकलाम विवाद में भी उसने अपनी जिम्मेदारी जो है भारत पर डाली थी और अब वो यही कर रहा है, यही कह रहा है कि भारत उसी सीमा में अनाधिकार घुसने की कोशिश कर रहा है, चेष्टा की है भारत ने। लेकिन रणनीतिक तौर पर और सामरिक तौर पर भारत चीन के मुकाबले कितना मजबूत है, इसे आप किस रूप में देखते हैं कि भारत आखिर रणनीतिक तौर पर भी देखें और सामरिक तौर पर भी, और युद्ध के हालात होते हैं, अगर जंग के हालात पैदा होते हैं तो भारत को कितना मजबूत आप पाते हैं? देखिए, सामरिक रूप से भारत कमजोर भी नहीं है। भारत को अगर चीन अंडर एस्टिमेट कर रहा है, भारत 1962 का भारत भी नहीं है। रक्षा पत्रिका है, उसमें बाकायदा एक पूरा लेख आया है कि भारत का जो फायर पावर है, भारत जो जिस तरह से वार लड़ सकता है, पर्वतीय इलाकों वाला वार, उस पे भारत कई गुना सक्षम है। उसकी तारीफ की गई थी उस पत्रिका में। तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि एक विरोधाभास वाला बयान है। मतलब आप ठीक से देखें तो चीन की पत्रिका छापती है कि भारत की सैन्य शक्ति बढ़ी है लगातार। भारत की सैन्य क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं से खासकर जो पर्वतीय इलाकों में जो लड़ाई है, उस लड़ाई में भारत कहीं से भी कमजोर नहीं हो सकता है। उस चीज को भी ध्यान में चीन को रखने की आवश्यकता है। उसके विश्लेषक उस हिस्से को नकारते हैं, अभी पढ़ नहीं रहे उसे ठीक से। जी, और इधर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संकट से निपटने के लिए बैठक की, उसमें चर्चा की और उसमें ये भी कहा कि चीन की हिमाकत जो है उस पर उन्होंने कहा है कि भारत हर तरह से जवाब देने में सक्षम है। भारत शांति चाहता है लेकिन अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 19 तारीख को हमने इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जो देखा जाए पुष्परंजन जी, तो ये सर्वदलीय बैठक की ज़रूरत भी है और ये सही कदम है, क्योंकि जब बात बाहरी देशों के साथ संबंधों में तनाव की हो तो उस पर घरेलू राजनीति को दरकिनार करके सभी दलों को देश हित को सर्वोपरि रखते हुए और सर्वसम्मति से एक साथ एक फैसला लेने के लिए सबको एक साथ आना चाहिए, एक मंच पे बात करनी चाहिए। क्योंकि मामला जो है वो अंदरूनी नहीं है, वो मामला दो देशों का है। इसलिए भी ज़रूरत है कि राजनीति से बाहर निकल कर लोग इस पर बात करें। सरकार यही काम लेकिन कुछ दिनों पहले कर लेती, क्योंकि ये ऑलरेडी 1.5 महीने से सारी चीज़ें चल रही हैं पुष्परंजन जी, तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव चल रहा है, वो बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी, महाराष्ट्र में विधान परिषद की चुनाव की तैयारी, फिर राज्यसभा चुनाव जो है उसकी तैयारी, इन सब चीज़ों में जो इतने मतलब जो आने वाले समय में जो चुनाव हैं उसमें कैसे बढ़त हासिल की जाए, इसके लिए जो है बीजेपी लगी हुई है, ये हम लोग देख रहे हैं। और अगर आप सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं तो सत्ता समर्थक जो हैं इसे सीधे देशभक्ति से जोड़ देते हैं, देशद्रोही कहने लगते हैं। ये सब हम लोग जानते हैं, सब देखते हैं, सुनते हैं पुष्परंजन जी। तो पुष्परंजन जी, क्या मोदी सरकार की लापरवाही के कारण आज हमने सीमा पर 20 जवानों को खो दिया है? क्या कहेंगे? ये एक तरफ राजनीति, कोरोना संकट, तमाम चीज़ें। कोरोना संकट पे भी देखिए कि 6 बार मुख्यमंत्रियों के साथ मोदी जी ने बैठक की, लेकिन पहली बैठक जब होनी चाहिए थी
यानी कि लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन से पहले जो बैठक होनी चाहिए थी वो बैठक मोदी जी ने नहीं की, किसी से कोई चर्चा नहीं की, लेकिन 4 घंटे के अंदर उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि कल से लॉकडाउन, मतलब आज रात 12 बजे से लॉकडाउन हम कर रहे हैं। तो एक जो चौंकाने वाला जो उनका तरीका है, वो तरीका हम साफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जब मामला सीमा का हो, जब मामला दो देशों का है, और वैसे मामले में भी जो सर्वदलीय बैठक उनको पहले बुलानी चाहिए थी, उसके लिए अब 19 तारीख का दिन उन्होंने जो है वो मुकर्रर उन्होंने की है ये तारीख। लेकिन क्या देर नहीं हो गई, पहली बात, और इस देरी के कारण क्या हम लोगों ने 20 जवानों को खो नहीं दिया? देखिए राजीव जी, मैं दो तीन चीजों से आपसे पूरा इत्तेफाक रखता हूं, और सवाल भी शाम से जब उनका बयान आया तो दिमाग में बातें आ भी रही थी। इस घटना के सोमवार शाम की ये घटना है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके 72 घंटे हो चुके हैं। 72 घंटे के बाद देश के प्रतिरक्षा मंत्री शोक व्यक्त करते हैं, और उसके कुछ देर के बाद अचानक वही उस मीटिंग में, जो दूसरी मीटिंग थी, उसमें प्रधानमंत्री का बयान आता है। बयान में जो शब्द का इस्तेमाल किया कि मारा और फिर मरे, ये शब्द कम से कम सेना के सम्मान के लिए नहीं है। ये शब्द अखाड़े में पहलवानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि चलो चित तो हो गया लेकिन उसे भी मार घायल किया। ये शब्द आप शोक व्यक्त कर रहे हैं कि क्या व्यक्त कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। पहली बात कि उस शब्दावली से एकदम इतर उनकी भाषा है। दूसरा ये कि ये हर चीज जो आपने कहा कि ये चौंकाते हैं चीजों को लेके, तो कम से कम वार वाले सिचुएशन में आप चौंकाएंगे और वही खिलंदड़ी वाला ही अंदाज में आप करेंगे काम, ये नुकसान करता है, कहीं डिप्लोमेसी में भी नुकसान करता है। कल को ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है तो एक दिक्कत होती है। दूसरा ये डिप्लोमेंट की बात, जब आपने उसमें जो कमांड वहां पर दिया हुआ है और जिस कमांड के तहत वो सारा कुछ हो रहा है, और उसकी जो वहां पर इनको सबसे पहले जनरल रावत से बात करनी चाहिए थी जी। जनरल रावत कितना उससे वाकिफ हैं। दूसरा ये कि जो वहाँ माउंटेन वार के जो ट्रेंड लोग होते हैं, हालांकि माउंटेन वार की पूरी मैंने पिछली बार मैं कारगिल गया था और उन इलाकों में मुझे जानकारी अपडेट हुआ था, मिलिट्री के ही प्रवक्ताओं ने बताया था मुझे कि माउंटेन वार के लिए एक तो गुलमर्ग में है और दूसरा सियाचिन वाले इलाकों में वहाँ ट्रेनिंग काफ़ी होती है। और जितना चीन से जुड़ा हुआ जो बॉर्डर है उस लाइन पे वैसा ही डिप्लॉयमेंट है जो माउंटेन वार टैक्टिक्स को खासकर आल्प्स वार बोलते हैं। तो आल्प घाटियों पे चूंकि वहाँ सबसे पहले इसकी कोशिश हुई थी, उसके डिटेल में कभी हम बात करेंगे जी। तो सबसे जो समर नीति में इसे खतरनाक माना जाता है, जिसमें हथियार भी नहीं होते हैं और बिना हथियार के आपका सैनिक लड़ता है, कमांडो टाइप की लड़ाई होती है और उसमें मरने मारने की स्थिति होती है, बर्फ से लड़ना या फिर पत्थर से लड़ना। ये जो कर्नल अभी जिनकी जो शहीद हुए हैं, कर्नल बाबू उनका नाम जी, सेकंड नाम उनका बाबू करके है, तो बिहार रेजिमेंट के हैं जी। जी, बिहार रेजिमेंट के हैं, है ना। तो उनकी उससे पहले वो श्रीनगर में जम्मू में पोस्टेड थे और ये उनके साथ पूरी अभी जो वहाँ कमांडर बने उस पूरे यूनिट के जो कमांडिंग उनके कमांड में आया। मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं ये माउंटेन वार में जो 200 सैनिक हमारे घिर गए थे इनके बीच में चीनियों के, उतने माउंटेन वार वाली ट्रेनिंग से गुजरे थे नहीं गुजरे थे, ये सब चीजें तो बड़ी टेक्निकल चीजें जो सेना के अधिकारी ही बता सकते हैं इस सेंसिटिव मौके पर। तो ये चीजें देखने और समझने की जरूरत है कि कहाँ तक जो डिप्लॉयमेंट है उसमें हमारा जो कमांड है वो कहाँ तक काम कर रहा था। तो ये चीज राजीव जी सामने आती है जी। बिल्कुल पुष्परंजन। दूसरा क्या है कि पीएलए ने बहुत ही मजबूती से वहां पर अपना कमांड रखा हुआ है, जो वेस्टर्न थिएटर कमांड कहा जाता है, जिसमें तिब्बत का ये वाला इलाका आता है, शिनचियांग भी आता है। उसके जो प्रवक्ता हैं झांग शुइली, उन्होंने शुरू से ही अपने उस ट्रांसपेरेंसी को नहीं मेंटेन की हुई है। एक साइकोलॉजिकल वार भी साथ साथ वो लोग चल रहे हैं। संख्या झांग शुइली ने सब कहा कि भाई हमारे लोग भी, कैजुअलिटी हमारी भी है, लेकिन कितने लोग उनके मरे हैं या घायल हुए हैं उसके बारे में झांग शुइली ने जरा भी उसकी चर्चा नहीं की है। और वेस्टर्न थिएटर कमांड पीएलए का कितना एक्टिवेटेड है वो इस नतीजे से ही हमारे सामने आ रहा है।
हमारा जो थिएटर कमांड है वो अभी ज्यादा दिन उसके नहीं हुए शुरू हुए, और उसको भी उसके इंचार्ज हैं जनरल रावत। जनरल रावत कितना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कितना ज्यादा हमारा कमांड वहां पर एक्टिवेट किया गया है उस पूरे जोन में, खासकर जहां ये सब कुछ हुआ है। होथान काउंटी जो चीन का हिस्सा है, और हमारा जो चेनमो जो हिस्सा है, यहाँ पर हमारा थिएटर कमांड कितना कंट्रोल में है, गलवान वैली में हमारा कमांड कितना ज्यादा एक्टिवेटेड था, किस तरह की तैयारी थी, ये सब सवाल अनुत्तरित हैं। इसे सेना का प्रवक्ता ही दे सकता है इसका उत्तर। आप केवल एक जर्नलिस्ट के तौर पे हम लोग इसकी व्याख्या कर सकते हैं, शंकाएं भी पैदा कर सकते हैं। जी, सरकार का जो पुष्परंजन जी, सरकार का जो आप कह रहे थे कि क्योंकि अभी थोड़ी आवाज़ आपकी वो हो गई थी, डाउन हो गई थी, सरकार की तरफ से जो आप कह रहे थे कि सरकार को क्या करना चाहिए, वो दोबारा ज़रा रिपीट कर दीजिए। अब देखिए राजीव जी, मैं कहूंगा संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू, जिनकी जो शहादत हुई है, जो शहीद हुए हैं, एक छोटा सा ट्वीट भी देश का प्रधानमंत्री नहीं करता है। बयान ठीक है बाद में कर देते हैं, फिल्म का कोई स्टार की डेथ हुई थी तो आप ट्वीट कर देते हैं, 72 घंटे के बाद आप बयान देते हैं, ट्वीट उसी समय कर देते। क्योंकि कर्नल संतोष बाबू की शहादत की खबर कल से सोशल मीडिया पर लेके लोग उद्वेलित हैं, और उनके साथ जो 2 सैनिक की मृत्यु की शहादत की जो बात सोशल मीडिया पे कल सुबह से ही चल रही थी, आपको चाहिए था एक ट्वीट कर देते, तो कम से कम एक सैनिकों का मनोबल बढ़ता है उन चीजों को लेके। आपने सेना के मनोबल को कमजोर रखा इस पूरे बयान के हिसाब से, मैं कहूंगा तो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जी पुष्परंजन जी, बिल्कुल सही। बहरहाल अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सीमा सुरक्षा के मसले पर सरकार विपक्ष को भरोसे में लेकर काम करेगी, और विपक्ष भी मौके की नज़ाकत को समझते हुए सरकार को किसी असुविधा में डालने से बचेगा, ताकि राजनीतिक अटकलबाजियों पर विराम लगे और हम दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़े हो सकें। और दूसरी तरफ जो बात पुष्परंजन जी आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी चाहिए था कि 72 घंटे के बाद, चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे देश के रक्षा मंत्री हों, जिन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया था पहले, वो खैर आकर के, और जिस प्रकार जिस अंदाज में उन्होंने नेशनल मीडिया के सामने टेलीविज़न पे लाइव टेलीकास्ट करते हुए जो हमने आज देखा कि मोदी जी ने इसे भी एक मतलब 2 मिनट का जो मौन था उसको भी इवेंट में बदलने की कोशिश की, तो ये साहब इवेंट नहीं है, ये देश के लिए एक बहुत ही एक ऐसा मौका है जिस समय जब हम पक्ष और विपक्ष को एक साथ आने की बात कर रहे हैं, जनता आपके साथ है, सब एक साथ एकजुट हैं, तो वैसे समय में आप इसे इवेंट नहीं मत बनाइए, और भारत को जो है एक मजबूत हाथों में देने की जो बात थी, उस मजबूती की बात आप कीजिए, और ये लगे भी जनता को कि देश जो है एक मजबूत हाथों में है। तो पुष्परंजन जी, इस पे और चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आज चूंकि समय खत्म हो रहा है तो हम अपने इस चर्चा को, अपनी जो ये चर्चा है उसको यहीं विराम देते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। और आपने काफ़ी मुश्किल से आपके साथ हम जुड़ पाएँ, और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रही इसमें, लेकिन फिर भी आपने इस चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपने बहुत ही ध्यान से इस गंभीर चर्चा को सुना, उसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी का। और आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, और देखते रहिए DB लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।